हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल द CMA एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स का स्टडी नोट नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम NPO चैप्टर करने वाले हैं। NPO नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर एग्ज़ाम में मैक्सिमम 15 मार्क्स का आता है। और ये माना जाता है कि ये चैप्टर जो है टफ़ है, बट अगर कोई भी चैप्टर टफ़ होता है तो मैं उनको पढ़ाता ही नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं मानता हूँ कि ये इजी है। मैं आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करके दूंगा फ्री लेक्चर के साथ विथ 6 लेक्चर में 6 लेक्चर में आपको ये पूरा कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, बिना किसी चार्जेस के। आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो भी नोट्स में आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा नीचे। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे। आप इस नोट्स को भी रेफ़र कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को भी देखिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको 15 मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम में, 15 मार्क्स चाहिए आपको एग्ज़ाम में, तो ये लेक्चर और साथ ही साथ ये आपको नोट रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको वादा किया है कम से कम 6 लेक्चर या 5 लेक्चर मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा पूरा NPO, जिसमें हमारा क्वेश्चन भी रहेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, जो बुक का इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन रहेगा। कुछ और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको इस, जैसे कि जो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे, आप वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि NPO क्या होता है। NPO वो होता है जैसे नॉन प्रॉफिट, जिसका मतलब ही है कि वो प्रॉफिट के लिए ना हो। क्या? ऑर्गेनाइजेशन। वो संगठन जो है वो प्रॉफिट के पर्पस के लिए ना बनाई गई हो। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सोसाइटी, जो भी ट्रस्ट, जो भी कॉलेज, हॉस्पिटल, एनीथिंग जो NPO से बनी है। हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 पढ़ा है। सेक्शन 8 नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कोई प्रॉफिट के मतलब से नहीं बना जाता। तो ऐसे यहाँ पे भी है NPO, जो नॉन प्रॉफिट के लिए होती है, मतलब प्रॉफिट के पर्पज़ के लिए नहीं होती है, वो सोसाइटी को हेल्प करने के लिए होती है। ट्रस्ट एक तरह का होता है जो हेल्प के लिए होता है। फाउंडेशन होता है वो हेल्प के लिए होता है। तो ऐसे ही ये भी है। इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है। वो फाइनेंशियल अकाउंट्स हम लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। इनका हमें ऑडिट कराना पड़ता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, उनको अकाउंट्स बनाना ज़रूरी होता है। कितना खर्चा हुआ है, कितनी इनकम आई है, वो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये NPO बनाते हैं। तो चलिए NPO के बारे में और अच्छे से डीप में पढ़ते हैं कि NPO क्या होता है। मान लो बाई चांस यहाँ से अगर MCQ बन जाता है, तो MCQ आपको 1 मार्क्स यहाँ से दिला देगा। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, जो भी MCQ बनेगा यहाँ से, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बोलता है कि NPO का मतलब पढ़ते हैं। NPO का थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। NPO बनाया क्यों जाता है? तो NPO मतलब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है, इज़ टू वर्क, किसके लिए काम करे वो, वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, व्यक्तियों के लिए, वेलफेयर के लिए ये काम करे। ठीक है, बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक ग्रुप, चाहे वो स्पेसिफिक ग्रुप हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो स्पेसिफिक ग्रुप हो या कम्युनिटी हो। जैसे हमारा क्या है, हमारा जो ग्रुप है, जो हम लोग हैं, जो हमारे जो CMA एकेडमी के बच्चे नहीं बोलूँगा, जो मेरे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनका जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, किस लिए? CMA के लिए है। ठीक है, CMA के लिए है, हमारे भाई और बहनों के लिए है, CMA के लिए है। तो ये स्पेसिफिक हो गया, तो ये वेलफेयर वाला काम आ गया। ये हमारा NPO हमारा जो है वो किसी प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे को नॉलेज प्रोवाइड करें। जैसे कि मेरे पास नॉलेज है और कुछ लोगों के पास है, जैसे कि वो ट्यूशन फीस नहीं निकाल पाते, मतलब जैसे कि उनका क्लासेस नहीं ले सकते ऑनलाइन, फेस टू फेस क्लासेस नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे के लिए हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारा ग्रुप है
यूट्यूब का जो ग्रुप है हमारा, वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो हमारे दोस्त हैं उनको ये लेक्चर मिल सके और वो अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो ये है ऐसे कि स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनाता है, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए बनाता है। जैसे इस कम्युनिटी क्या है, जैसे यहाँ पे कम्युनिटी क्या हो गया, हमारा CMA कम्युनिटी हो गया, CA कम्युनिटी हो गया। CA का मतलब क्या है, जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले होते हैं। ठीक है, CA में जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए होते हैं, CS जो कंपनी सेक्रेटरी के लिए होते हैं। ऐसे एक कम्युनिटी एक स्पेसिफिक लोगों के लिए हो जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक से तो आप समझ गए होंगे आप। और फॉर ऑल पीपल इन अ सोसाइटी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि दे डू नॉट एम, इनका एम ये नहीं होता कि अर्न करे प्रॉफिट। इनका मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो इसका एम नहीं है प्रॉफिट अर्न करना। दे डू नॉट एम टू डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस, इनका एम नहीं है कि सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करें। कंपनियों में क्या होता है कि वो सरप्लस भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, सरप्लस में डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अगर उनका प्रॉफिट होगा तो वो क्या करेंगी, डिविडेंड देती हैं अपने शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, डिविडेंड को इंटरेस्ट मिलता है। स्पेसिफिक सरप्लस जनरेटेड, ठीक है, इनकम ओवर एक्सपेंसेस, मैं एक बार हटा देता हूँ, ज़्यादा हौच पौच हो गया है। इनकम ओवर एक्सपेंसेस, इनकम ओवर एक्सपेंसेस बाय वे ऑफ डिविडेंड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या होता है हमारा यहाँ पे। अब अगर NPO में एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे स्कूल हो गया। स्कूल क्या एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो है नहीं, लेकिन जो वहाँ टीचर काम करते हैं उनको हम सैलरी देते हैं, तो सैलरी आ गया, सैलरी तो देना पड़ेगा। अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसको हम सैलरी प्रोवाइड तो करेंगे, वेजेस प्रोवाइड तो करेंगे। ऐसे स्कूल में जो भी टीचर्स काम करते हैं, जो भी वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, उनको हमें सैलरी एंड वेजेस देना पड़ेगा। कॉलेजेस हो गए, जो भी हमारे जो कॉलेजेस हो गए, वो भी वहाँ पे क्या होता है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे होता है। जो गवर्नमेंट होगा वो भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉलेजेस हो गए। हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल भी हमारा एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा हॉस्पिटल। हमारा जो CMA इंस्टीट्यूट, CA इंस्टीट्यूट और CS इंस्टीट्यूट है, जो भी तीनों इंस्टीट्यूट, ये भी एक तरह का ट्रस्ट है, ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है, डोनेशन देता है। अभी कोविड-19 के दौरान हमारे CMA इंस्टीट्यूट, तीनों इंस्टीट्यूट में ने मिला के जो भी डोनेशन दिया है गवर्नमेंट को, एक तरह का ट्रस्ट से ही तौर पे दिया गया है। जो भी ट्रस्ट होती हैं हमारी, जितने भी ट्रस्ट हैं, वो भी एक तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, एटसेट्रा। और भी जो बचे कुचे हैं वो सब हमारा NPO कहलाएगा। क्या कहलाएगा, NPO कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, दीज ऑर्गेनाइजेशन जनरेट देयर रेवेन्यू फ्रॉम इट्स मेंबर एंड इन्फॉर्म डोनेशन फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड गवर्नमेंट। ठीक है, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रांटेड टैक्स एग्जम्पशन। इन ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी NPO वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको क्या होता है कि एग्जम्पशन मिलती है टैक्स में, मतलब इन लोग को टैक्स नहीं देना पड़ता, ऐसा गवर्नमेंट ने बनाया है। एंड फॉर दीज देयर अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, और इनका जो अकाउंट्स प्रिपेयर होता है, मतलब जब इनका बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा, तो इसका ऑडिट भी होता है। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा उनका ऑडिट भी ये लोग करवाते हैं। ऑडिट करवाना ज़रूरी है। ऑडिट से पता चलेगा कि जो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट है, बैलेंस शीट है, P&L अकाउंट, कैश फ्लो, ये जो भी सब कुछ बनता है, ये सब इनका सही बना, एक्चुअल बना है कि नहीं बना है। ठीक है, ठीक, ये कहलाता है हमारा NPO का थोड़ा बेसिक पॉइंट। तो अगर आप ये लिख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ बिना किसी देरी के। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं, हम NPO कर रहे हैं, हम NPO तो बना रहे हैं, लेकिन NPO में क्या क्या चीज़ें आती हैं, NPO में हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। NPO में बनता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, एंड बैलेंस शीट बनता है। ये 3 चीज़ों के अलावा NPO में और कुछ नहीं बनता। इन 3 चीज़ों के अलावा और NPO में कुछ नहीं बनता। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट तो हमको पता है। पहली बात, आप लोगों ने इसको अपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा और 11th-12th अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, इसे आप लोगों ने होपफुली पढ़ा होगा। और जो बच्चे BA करके BA बोल रहा हूँ,
जो बच्चे आर्ट्स से अगर कॉमर्स में आए हैं तो उन्होंने तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो बच्चों ने 11 से कॉमर्स ले रखा है और अभी भी कांस्टेंट होकर कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो उनको तो पता होगा कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, क्योंकि उन्होंने 11th में 12th में जो दोनों में से कहीं भी पढ़ा है। 12th में वैसे नहीं है, लेकिन 11th में ज़रूर होगा, ठीक है। और अगर 11 12th में नहीं पढ़ा है तो फाउंडेशन में से ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, बेसिकली इसका शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझने वाले हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या है? जस्ट लाइक कैश, जस्ट लाइक कैश बुक, जस्ट लाइक कैश बुक, ये क्या है? जस्ट लाइक कैश बुक की तरह है। किसकी तरह है? जस्ट लाइक कैश बुक। कैश बुक क्यों बोल रहे हो आप? आपने इसमें कैश बुक का ही नाम क्यों लिया? देखो, कैश बुक में क्या होता है, जितने कैश, जो भी कैश से हुआ खर्चा हो, जो कैश में आया खर्चा हो, या जो कैश, जैसे कैश में हमने जो पेमेंट की हो, ठीक है, जो कैश हम लोगों ने रिसीव किया हो, वो हम कैश अकाउंट में, कैश बुक में रिसीव करते हैं, लिखते हैं। कैश में क्या होता है, कैश बुक में क्या करते हैं, इसमें हम डेली बेसिस पे लिखते हैं। क्या करते हैं? डेली बेसिस पे हम यहाँ पे लिखते हैं। मानते हो आप लोग? हम यहाँ पे डेली बेसिस पे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बोलता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या बोलता है कि हमको डेली बेसिस पे खर्चे नहीं देखने, ठीक है। डेली बेसिस पे हमें खर्चे नहीं लेने, हमें लेने हैं एनुअली बेसिस पे। किस पे लेने हैं? हमें लेने हैं एनुअली बेसिस पे, ठीक है। हमें लेने हैं एनुअली बेसिस पे, ठीक है। ये बोलता है हमें एनुअली बेसिस पे लेने हैं, हमें डेली बेसिस पे नहीं लेने, हमें एनुअली बेसिस पे लेने हैं। तो ये क्या है? जस्ट लाइक हमारा कैश अकाउंट, जस्ट लाइक हमारा कैश अकाउंट, जस्ट लाइक हमारा कैश अकाउंट है। क्या? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। जो भी रिसिप्ट्स आएंगी उनको हम डेबिट साइड लिखेंगे, एंड जो भी पेमेंट होंगे उनको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बोलता है, ठीक है। जो भी रिसिप्ट्स आएंगे, कोई भी रिसिप्ट्स आए उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जो भी पेमेंट होगा उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में था। जस्ट लाइक कैश अकाउंट या कैश बुक, दोनों में से कोई भी कह लो, ठीक है। सभी यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ कैश रिलेटेड अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन की जाएंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ। अब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? यहाँ पे बोलूँगा मैं जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक मिनट, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब जो भी इनकम आती है, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, अगर आप लोगों ने थोड़ा याद है आपको, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा। अगर आप ये पढ़ के देख रहे हैं, मतलब ये चैप्टर आप पढ़ के देख रहे हैं और आपको रिवीजन करना है तो आपको ये पता होगा, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा इस चैप्टर को, उनके लिए मैं बताऊंगा। आप अभी समझ लीजिए, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ये तीनों मेथड मैं आपको अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन करूँगा, उसका मैं आपको फॉर्मेट बताऊँगा, देन आपको क्वेश्चन करवाऊँगा 1-2, ठीक है, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ठीक है, मैं वापस अपने मुद्दे पे आता हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है यहाँ पे कि जो भी इनकम आती है, जो भी इनकम आएगा हमारे एनपीओ में, वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो भी इनकम है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, एंड जो भी एक्सपेंडिचर है वो हम डेबिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो हम जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये भी आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन और इनके बारे में फॉर्मेट बताऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बैलेंस शीट की तरफ। यहाँ बैलेंस शीट का मतलब क्या है?
बैलेंस शीट का मतलब आप जानते होंगे कि ये एंड ऑफ द ईयर बनता है, ये एंड ऑफ द ईयर बनता है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस शीट दो तरह का हम बना सकते हैं, एक तो हम बनाएंगे प्रीवियस ईयर वाला भी बना सकते हैं और एक करंट ईयर का भी बनाएंगे, ठीक है। एक करंट ईयर का भी बनाना पड़ सकता है और एक प्रीवियस ईयर का भी बनाना पड़ सकता है, दोनों तरफ का, दोनों ईयर का हमें बनाना पड़ सकता है। एज टर्म्स ऑफ कंडीशन, जो भी क्वेश्चन का कंडीशन रहेगा उस हिसाब से हमें ये बनाना होगा, ठीक। ये है बैलेंस शीट के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली टॉपिक है हमारा रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट के बारे में आज थोड़ा जान लेते हैं, जिससे कि जो हमारा आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे और उसके फॉर्मेट को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को समझा लेता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर आता है। तो पहला, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आता है। पहला ये होता है सिमिलर टू कैश बुक एंड कैश बेसिस पे होता है। मैंने आपको पहले बता दिया ये किसके जैसा सेम टू सेम होता है, सिमिलर होता है कैश बुक और कैश बेसिस से, ठीक है। इसमें जो एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, कैश बेसिस पे होती हैं। जितना कैश आएगा उतना ही रिसीव किया जाएगा। अगर मान लो 1,60,000 कैश आया और बोला इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर का कैश भी इसमें इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है, नहीं माना जाएगा। मैं तो बोलूँ जितना यहाँ पे 1,60,000 लिखा है ना उसको मैं लिखूँगा यहाँ पे, चाहे इसमें प्रीवियस ईयर का हो चाहे सब्सिक्वेंट ईयर का हो, चाहे एडवांस में आया चाहे प्रीवियस ईयर में आया हो, मतलब नहीं है। कितना कैश लिखा है, कितना रिसीव हुआ है उतना मैं यहाँ पे लिखूँगा। मैंने अभी बोला कैश अकाउंट का मतलब ये होता है जितना कैश आएगा उतना मैं यहाँ पे रिसीव करूँगा, ठीक है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो अभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन एनपीओ की एंट्रीज़ कैसे करनी है, क्योंकि एंट्रीज़ करने से पहले हमको इसका थ्योरी प्रिंसिपल सब पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको 15 मार्क्स देगा। 15 मार्क्स आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं मिलेगा, 15 मार्क्स आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा जिससे कि आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो अपने मुद्दे की बात पाता हूँ, बार बार मैं धीरे धीरे भटक जाता हूँ। यहाँ पे क्या है, एंट्रीज आर मेड ऑन कैश बेसिस एन आइटम परटेनिंग टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर। आइटम कहीं का भी हो सकता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो, सब्सिक्वेंट ईयर का हो। एंट्रीज मेड होगा सिर्फ कैश बेसिस पे, ठीक है। आर आल्सो रिकॉर्डेड, ठीक, ये कहता है यहाँ पे। अब बोलता है कि रिसिप्ट्स आर शोन, जो भी रिसिप्ट्स होंगी वो शोन होंगी डेबिट साइड में, पेमेंट जो होगा वो शो होगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। जो भी पैसे आएंगे वो डेबिट साइड में, जो भी पैसे जाएंगे वो क्रेडिट साइड में, ठीक है। दिस अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, ये जो अकाउंट है ये रियल अकाउंट है। उसके बाद क्या है, नो प्रोविज़न आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट, ये प्रोविज़न यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मतलब कोई भी प्रोविज़न हो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, वो एनपीओ में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे रिकॉर्ड है, यहाँ पे सिर्फ साधारण सी बुक बनती है जैसे कैश बुक में बनती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, द अकाउंट हैज़ एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस विच रिफ्लेक्ट इन बैलेंस शीट इन अ एसेट साइड। ओके, मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ क्या है यहाँ पे बात, कि अकाउंट्स हैज़ एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एसेट साइड में बैलेंस शीट के कोई भी ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस हो वो रिफ्लेक्ट होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। उसके बाद ये समरी होती है कैश बुक की। पहला वाला जो पॉइंट था सेम टू सेम लास्ट वाला पॉइंट है, ये कैश बुक का एक समरी होता है, ठीक है। बस इसका नाम अलग कर दिया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया, ये मैंने आपको इतना सारा चीज़ क्यों पढ़ाया, इतना सारा चीज़ मैंने आपको क्यों पढ़ाया, मैंने आपको इसलिए पढ़ाया ताकि जब आप इसकी एंट्रीज़ करोगे तो आपको ये सारा पॉइंट याद रहना चाहिए कि हाँ जो सर ने भैया ने जो पढ़ाया था वो एकदम एक्यूरेट पढ़ाया है। और अगर मान लो कोई एक क्वेश्चन भी बन जाता है एग्ज़ाम में यहाँ से इसकी थ्योरी से, तो आप फटाफट इसे कवर कर लोगे, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा मुद्दा है पढ़ाने का, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इंक्लूड नहीं होता, इनको हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करते। क्या? जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती हैं। कौन सी होती हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता, इनको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, कहाँ पे? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इनकी एंट्री रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होगी। ठीक है, पहला कौन सा है? डेप्रिसिएशन ऑन असेट। जो भी असेट पे, प्लांट एंड मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, कोई भी फर्नीचर हो, जिन पे ये असेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, उनका यहाँ पे एंट्री नहीं किया जाएगा। इसकी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हो सकती है, उसका प्रोविजन हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में जिसकी बात कर रहे हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन एसेट का एंट्री नहीं किया जाएगा। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे एडवांस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, उनकी एंट्री यहाँ पे नहीं की जाएगी। हाँ, हालांकि एनपीओ में अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वहाँ पे इनका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो वहाँ अगर एडवांस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर वहाँ पे है, तो वहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में हम यहाँ पे इसको ऐड नहीं करेंगे, इनको भी नहीं करेंगे। अगर कोई भी एसेट हम लोगों ने सेल किया है और हमें लॉस हुआ उस एसेट से, लॉस से मतलब क्या है? मान लो 10,000 में हम लोगों ने खरीदा था और 8,000 में बेचा है। ठीक है, तो ये जो लॉस आया 2,000 रुपये का, ये लॉस है, तो यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा, कोई अक्रूड इनकम है मतलब एडवांस इनकम है, अगर वो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आया है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं होगी। तो आप लोगों ने आज ये पढ़ लिया, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के मेन फीचर्स आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के मेन फीचर्स पढ़ लिया है। तो अगर कल आने वाले लेक्चर में हम लोग अपने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, इनके फॉर्मेट समझेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनको हम समझेंगे, इनकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा चैनल 2000 सब्सक्राइबर से अबव हो जाए, जिससे कि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।